So hello everyone, welcome to Prasasnik Gurukul. Today in this video we are going to discuss MCQs based on labor law syllabus of EPFO. EPFO का जो आपका लेबर लॉ इंडस्ट्रियल रिलेशन का सिलेबस है उस पे हमने MCQs बनाए हैं और इस वीडियो में हम वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे। तो टाइम को ना गंवाते हुए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग और अबाउट द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो इसमें आपके चार स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इट वाज इंप्लीमेंटेड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर डेट से 1 जनवरी 2017 से ये इफेक्ट में आ गई थी, इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। सेकंड है इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। थर्ड है द टारगेट ग्रुप इंक्लूड्स ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, ठीक है। फोर्थ है आपका अंडर दिस स्कीम बेनिफिशियरीज रिसीव ए कैश बेनिफिट ऑफ 5000 इन 3 इंस्टॉलमेंट। तो आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन कि भाई 1 जनवरी से स्टार्ट हुई थी, नहीं हुई थी। दूसरा ऑप्शन है आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, नहीं है। तीसरा है आपका जो टारगेट ग्रुप है वो इंक्लूड करता है ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टिंग मदर्स, ठीक है, लैक्टेटिंग मदर्स। और थर्ड है आपका अंडर दिस बेनिफिशियरी रिसीव ए कैश बेनिफिट ऑफ 5000 इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। तो इस क्वेश्चन का देख लेते हैं। देखिए इसका अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो ये क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है। देखिए आपके लेबर वेलफेयर में आपने देखा कि हमारा डीपीएसपी में भी सेक्शन कौन सा है, मैटरनिटी बेनिफिट का सेक्शन कौन सा है, जहां पे मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड करने की बात की गई है डीपीएसपी में। डीपीएसपी में ये आपका सेक्शन 42 है, ठीक है। और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी है, एक पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है। तो यहां पर वो प्रोग्राम है ये जिसमें आपका मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ या फिर बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ये इंप्लीमेंट कब से हुई थी, 1 जनवरी से, ये करेक्ट था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, बिल्कुल। देखिए ज्यादातर आप देखेंगे जितनी भी स्कीम, चाहे वो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, अगर मैक्सिमम स्कीम आप देखेंगे वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ही रहेगी। और बाकी भी अदर सेक्टर में कुछ इंपोर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है। वहां पे डायरेक्टली सेंटर क्या कर रही है, वो ही इंप्लीमेंट कर रही है, और जो फंडिंग मैकेनिज्म है वो भी 100% आपकी सेंटर से आ रही है। बट आप मेजर स्कीम हेल्थ सेक्टर में तो स्पेशली देखेंगे, क्योंकि हेल्थ क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है। एजुकेशन में आप देखेंगे तो एजुकेशन में वैसे गवर्नमेंट की भी डायरेक्ट भी स्कीम होती है, बट जनरली एजुकेशन के सेक्टर में भी आप देखेंगे वहां पर भी क्या होता है कि दोनों के बीच में एक शेयरिंग होती है, क्योंकि ये जो सोशल सिक्योरिटी के जो बेनिफिट्स है दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो भले ही चाहे वो स्टेट सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका कंकरेंट लिस्ट में हो, चाहे वो आपका यूनियन लिस्ट में हो। कुछ यूनियन लिस्ट वाले में तो डायरेक्ट देखिए सेंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वहां पे हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट प्रोविजन होगा और वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंडर आ जाएगा। बट ज्यादातर आपकी स्टेट वाले में भी और कंकरेंट वाले में भी आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड रहता है। तीसरा है आपका, वैसे ऐसा कोई जनरल क्राइटेरिया मैं नहीं बता रहा हूं, बट आप ऑब्जर्वेशन ये लगा सकते हैं कि भाई इतनी बड़ी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड स्कीम है तो जाहिर सी बात है कि स्टेट का तो कुछ रोल होगा ही, ठीक है, क्योंकि और ये तो डायरेक्टली हेल्थ अगर आप देखेंगे स्टेट का सब्जेक्ट है तो उसमें तो होगा ही। अब यहाँ पे आप देखते हैं कैश बेनिफिट, हाँ इसमें कैश बेनिफिट मिलता है, डायरेक्टली अकाउंट में आएगा, और वो कितना है, वो कैश बेनिफिट आपका 5000 है, वो भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। और इसमें टोटल 6000 मिलता है। जननी सुरक्षा योजना का आपने नाम सुना होगा, उसमें भी 1000 मिलता है। तो दोनों को मिला के जो पूरा मैटरनिटी बेनिफिट जो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, प्रेग्नेंट जो वुमेन है उनको, वो 6000 होता है। 5000 आपका मातृ वंदना योजना का और 1000 आपका जननी सुरक्षा योजना का, ठीक है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं ऑल एलिजिबल प्रेग्नेंट वुमेन। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि भाई क्या सभी के लिए ये अवेलेबल है, तो हाँ सभी के लिए अवेलेबल है, जो कि आपका जिन्होंने जो चाइल्ड को बर्थ दिया हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में दिया हो, ठीक है। क्या प्राइवेट वाले भी, तो इसमें आपको ज्यादा अंदर नहीं जाना, बस इतना समझ लेना कि एक्सक्लूडिंग दोज हु आर इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू और दोज हु आर इन रिसिप्ट ऑफ सिमिलर बेनिफिट अंडर एनी अदर लॉ। इसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी एक्सक्लूड है, तो वहां पे जो ऑल लिखा हुआ था उसमें आप बोल सकते हो कि सर ये ऑप्शन, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सर ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी को एक्सक्लूड भी तो किया गया है, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एंड
लैक्टेटिंग मदर, बट यहां पे क्या क्या कह रहा है, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर एक्सक्लूडिंग दैट पर्टिकुलर। तो यहां पर ये ऑप्शन आपका जो है थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ जो कि इसमें स्किप किया गया है, बट आप इसको जो है यहां पे फर्स्ट सेकंड और फोर्थ कर लेना, ऑप्शन ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा सही है, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, यहां पर एक कैटेगरी को एक्सक्लूड किया गया जो मैंने आपको बता दिया, या तो कोई किसी अदर स्कीम के थ्रू बेनिफिट ले रहा हो, या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के रेगुलर एम्प्लॉय हो, उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, वो वाला क्राइटेरिया इसमें नहीं लगेगा कि भाई आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, तो हॉस्पिटल में। ठीक है, और अंडर द स्कीम बेनिफिशियरी रिसीव 5000, ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर ये आपका ऑप्शन फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है आपका, देखिए यहां पे देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज वुमेन गेट्स 6000। ठीक है, वो जनानी सुरक्षा योजना जो है आपका, उसके तहत आपको 1000 और पेमेंट मिलता है, 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता है। ठीक है, सेकंड आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट अटल पेंशन योजना। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है अटल पेंशन योजना में, पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 में लॉन्च हुई थी। दूसरा कह रहा है कि इट इज ओपन टू ऑल बैंक अकाउंट होल्डर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40। इसका जो एज ग्रुप है जिसको ये कवर करती है वो 18 से 40 वालों को करती है। अगर आप 18 से 40 के बीच में हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हो। थर्ड है द स्कीम प्रोवाइड्स मिनिमम मंथली पेंशन ऑफ 3000। क्या ये 3000 का मिनिमम पेंशन आपको प्रोवाइड करती है? तो देख लेते हैं एक बार इसका एक्सप्लेनेशन। तो ये अटल पेंशन योजना जो है आपकी 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है 15 वाला। एडमिनिस्टर किसके द्वारा की जाती है? ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखिए जितनी भी आपकी बीमा से रिलेटेड ये जो फंड के पेंशन फंड से रिलेटेड जो आपकी बीमा नहीं बट पेंशन फंड से रिलेटेड जितनी भी आपकी स्कीम होगी, जितनी भी पेंशन से रिलेटेड आपकी स्कीम होगी, मैक्सिमम स्कीम आपकी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ही एडमिनिस्टर की जाएगी। ठीक है, और फिर क्या है कि ये ओपन है 18 to 40। आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 to 40 का ये एज ग्रुप है। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो है आपकी 1 अक्टूबर 2022 ये से ये हर सिटीजन के लिए, हर सिटीजन एलिजिबल है, किसको छोड़ के? जो आपका टैक्स पेयर नहीं है। ठीक है, टैक्स पेयर को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया, बाकी सब एलिजिबल है। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर वुड रिसीव द गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन ऑफ 1000 से लेके 5000 तक। 60 साल के बाद में उसे तो मिनिमम क्या हो गया 1000, नोट 3000। आप यहां पे देखिए ये क्या दिया हुआ है कि 3000, तो मिनिमम इसमें कितना है? मिनिमम इसमें आपका 1000 पेंशन है, 1000 से 5000 तक। तो आपका क्या हो गया ऑप्शन? आपका फर्स्ट आपका करेक्ट है, सेकंड आपका करेक्ट है, थर्ड आपका इनकरेक्ट है। यहाँ पे 1000 है, नोट 3000। तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड ओनली करेक्ट हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट है अब उनको देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है? इट कवर्स इंडिविजुअल इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 70। 18 से 70 साल के बीच के जो इंडिविजुअल है ये उनको कवर करता है। दूसरा क्या है? इट प्रोवाइड्स एक्सीडेंटल डेथ कम डिसेबिलिटी कवर ऑफ 2 लाख। ठीक है, फॉर डेथ, और 1 लाख जो है पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए, और डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट। ठीक है, तो अगर आपकी परमानेंट डिसेबिलिटी होती है या फिर आपका क्या होता है, या फिर आपका डेथ होती है एक्सीडेंट की वजह से, तो आपको 2 लाख मिलेंगे, और अगर आपका पार्शियल डिसेबिलिटी है तो आपको मिलेंगे 1 लाख। ठीक है, तो कौन कौन से सही है आप एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो 1 ईयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है, और रिन्यूएबल। देखिए जब मैं 1 ईयर की बात करूं, इसका मतलब क्या है कि आप जो है इसको रिन्यू कराएंगे ईयर टू ईयर बेसिस पे। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि एक बार आपने ले लिया तो फिर आपका ये लाइफ टाइम चलता रहेगा, नहीं, ये ईयर टू ईयर रिन्यू होती है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो 1 ईयर रिन्यूएबल स्कीम है ये, और या इंश्योरेंस स्कीम आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है,
एलिजिबिलिटी जो है वो 18 to 70 ग्रुप है, बिल्कुल सही है। बेनिफिशियरी जो है वो जो बेनिफिट्स प्रोवाइड होंगे तो क्या होंगे, आपका एक्सीडेंटल डेथ में आपको 2 लाख मिलेगा और पार्शियल में 1 लाख, तो दोनों सही है। तो यहां पर आपका ऑप्शन हो गया सी, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। देखिए ये सारी स्कीम मैंने आपको बताया था, जो स्कीम बच जाएगी एमसीक्यू में कवर करा दूंगा, तो ये वही स्कीम है आपकी। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, देखिए जब मैं सुरक्षा बीमा योजना की बात की तो ध्यान रखना वहां पे सुरक्षा बीमा योजना तो एक टाइप से वो आपको प्रोटेक्शन दे रही है किसी टाइप के एक्सीडेंट, कुछ भी आपका मिस हैपनिंग होती है। बट यहां पर जब मैं जीवन ज्योति की बात करता हूं तो जीवन ज्योति मतलब ये लाइफ इंश्योरेंस है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझना आप, ये लाइफ इंश्योरेंस है, वो वहां पे एक्सीडेंटल कवर है। इसी में मैं आपको बता दूंगा, आपको प्रोविजन याद नहीं रखना पड़ेगा, आप बस ये ध्यान रखना जीवन ज्योति जब मैं बोलता हूं तो लाइफ इंश्योरेंस की बात करता हूं, जब मैं बोलता हूं सुरक्षा बीमा योजना तो मैं किसी चीज से प्रोटेक्ट कर रहा हूं, आपका कोई एक्सीडेंट हो रहा है उससे प्रोटेक्ट कर रहा हूं। तो वहां के ग्रुप, यहाँ के इस ग्रुप को आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ है आपका 18 to 50, 18 to 50 इट कवर्स इंडिविजुअल इन द एज ऑफ 18 to 50, करेक्ट है या रॉन्ग है। सेकंड है आपका इट प्रोवाइड्स द लाइफ कवर ऑफ 2 लाख इन द केस ऑफ डेथ ड्यू टू एनी रीजन अगेंस्ट ए प्रीमियम ऑफ 330। ठीक है, 330 रुपए का पर एनम आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, तब आपको एक लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा 2 लाख रुपए, जिसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आपकी डेथ हो जाती है। क्या ये दोनों आपके प्रोविजन सही है या गलत है? एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है कि आपका जो ये भी आपकी 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसको आप ईयर टू ईयर बेसिस पे रिन्यू करा सकते हैं। एज ग्रुप 18 से 50 है। ठीक है, हैविंग इस सेविंग बैग, ठीक है, इसको तो आप छोड़ देना, इसमें कुछ नहीं है। और ये आपका है कि 2 लाख आपको मिलेगा डेथ में। देखिए यहां पर क्या है और उस एज ग्रुप में क्या डिफरेंस है। अगर आपसे आ गया कि सुरक्षा बीमा योजना में एज ग्रुप क्या है, आपको कंफ्यूजन कहां से हटाना है। आपको कभी कभी पूछ देते हैं कि भाई आपका अटल पेंशन बीमा में 18 से 40 है, आपका जीवन ज्योति वाले में 18 से 50 है, सुरक्षा में 1870 है। तो एक बात ध्यान रखना, इंडिया में जो एवरेज एज है, देखिए इसको थोड़ा सा याद करने का तरीका ऐसे अपना एक कंसेप्शन बिल्ड करना, जब भी आप कुछ भी पढ़ते हैं तो बहुत सारे प्रोविजन, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्टली सिविल्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, चाहे वो आपका अटल पेंशन योजना से और वो एज ग्रुप भी पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इंडिया में अगर आप एवरेज एज देखें तो 69 के अबाउट है। ठीक है, एवरेज जो आपकी एज है आपकी, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको बोलते हैं कि आप इतने दिन तक जीवित रह सकते हैं, एवरेज 69 ईयर के अराउंड है। ठीक है, आप उसको राउंड फिगर में ऐसे मान लीजिए कि आपका 70 ईयर्स तक एक आदमी जनरली माना जाता है कि इंडिया में वो उतनी ही उसकी लाइफ स्पैन रहेगा। ठीक है, तो जब हम, और एडल्ट वो होता है 18 ईयर में, तो जब हम सुरक्षा बीमा की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई उसको कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है, तो 18 से 70 के लोग उसमें इंक्लूड किए जाते हैं जब हम सुरक्षा बीमा योजना की बात करते हैं। दूसरी चीज है कि आपका जीवन, जब मैं जीवन ज्योति की बात करता हूं तो आपको पता होगा कि जब बैंक वाले बीमा कराने आते हैं तो वो जो ओल्ड एज वाले होते हैं या किसी को कोई बीमारी होती है, बहुत ज्यादा ओल्ड एज में जो लोग होते हैं उनका बीमा नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है अगर लाइफ इंश्योरेंस इनको प्रोवाइड कर दिया गया तो जाहिर सी बात है उनकी एक्सपेक्टेंसी तो 70 के अबाउट है, तो ये बहुत कम ईयर में वो होगा, तो उनको ज्यादा क्लेम प्रोवाइड करना पड़ेगा कम टाइम का प्रीमियम भरने के बाद। ठीक है, तो वो उन्होंने रिड्यूस किया हुआ है, तो 18 से 50 है। ठीक है, क्योंकि 18 से 70 उसको कर नहीं सकते, एक्सपेक्टेंसी आपकी 70 तक है, तो लाइफ कवर क्या आप 70-75 बाद वाले आदमी को दोगे लाइफ कवर? नहीं दोगे, फिर आप एक्सपेक्टेंसी आपकी 70 तक है, तो 18 से 50 है। ठीक है, इसी हिसाब से पेंशन में जो कम करने का रीजन वो यही है कि भाई आप कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद में 18 से 40, भाई कम से कम आप 39-40 में अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो कम से कम मिनिमम एक बार होगा 20 साल का जो आप कंट्रीब्यूट करेंगे एज ए प्रीमियम या जो भी फंड, उसको पेंशन फंड आप कंट्रीब्यूट जो कर रहे हो फिर आपको मिलेगा। 20 साल से कम आप करेंगे, आप मान लिया 18 से उसको 50 कर देते, 55 कर देते, तो आपने 55 साल में ज्वाइन किया, 5 साल में आप क्या ही कंट्रीब्यूट करोगे, तो मिनिमम वहां पे रखा गया है अटल पेंशन योजना। आप पेंशन की स्कीम में देखना 1840 है, 18 से 40 है। ठीक है, जो भी आपकी पेंशन जो हमने प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना की हमने बात की थी, वहां पे 18 से 40 होगा।
क्यों? क्योंकि कम से कम 20 साल तक तो आप क्या करेंगे, आप कंट्रीब्यूट करेंगे किसी फंड में। तो पेंशन वाली जब रहेगी उसमें 1840 रहता है। जब मैं बात करता हूँ सुरक्षा की तो यहाँ पर 1870 है। क्यों? लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 तक ही है आपकी। जब मैं लाइफ कवर की बात करता हूँ, जीवन ज्योति बीमा की बात करता हूँ, तब आपका 1850 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्या बोलता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत जो कुछ स्टेटमेंट आप देख लीजिए। पहला है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको एडमिनिस्टर करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है वो इसको एडमिनिस्टर करती है या नहीं करती है। सेकंड है आपका कि जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, ये कमीशन आपका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, इसको स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है आपका KVIC। और थर्ड है आपका एनी इंडिविजुअल अबाउट द एज ऑफ 18 ईयर्स इज एलिजिबल फॉर द स्कीम। ठीक है। तो अभी एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या बताती है कि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है आपका, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। फिर क्या है, ये एडमिनिस्टर किया जाता है MSME मिनिस्ट्री। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जनरली हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में हम लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में लेके इसको चले जाएंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन भी आपको बताया कि यहाँ पर MSME मिनिस्ट्री का है। और ये आप कैसे याद रख लेंगे, क्योंकि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी आप एक बार देख लीजिए, KVIC इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। ठीक है। अब क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है 18 से अबव है वो एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकता है। अब उसमें है क्या कि वहां पर आपको कुछ लोन सैंक्शन होता है। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम बेसिकली है क्या कि आपको जो एक तरीके से स्वरोजगार की जब बात करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं, कुछ आपको इस टाइप के स्मॉल इंडस्ट्री लगाने का, छोटा छोटा अपना कोई भी लोकल लेवल पे आपने कोई अपना काम खोल लिया। ठीक है। जैसे आप देखते हो गांव में कोई आदमी अपना ही खुद का कोई छोटा बिजनेस कर दिया, उन सबको प्रमोट करने के लिए उनको लोन सैंक्शन किया जाता है जनरली। ठीक है। तो ये उसी के आपका प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम उसी चीज के लिए, सेल्फ जो आपका एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए। तो आप ही बताइए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्मॉल लेवल पे अगर आप प्रमोट करोगे, जो वो इंडस्ट्री बनेगी जिसमें 1 2 3 लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग काम कर रहे हैं, तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो होगी। तो MSME मिनिस्ट्री नेचुरली इनको वो करेगी। ठीक है। और KVIC इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। और KVIC इंप्लीमेंटिंग एजेंसी इसलिए भी है क्योंकि ये भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो स्पेयर है उसमें काम करती है, MSME के अंडर आती है। तो जनरली बस आप इतना याद रखना कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है उसमें पर्टिकुलरली आपका क्या है, प्रमोशन किया जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जब आप प्रमोट करेंगे तो आप स्मॉल स्केल लोकल लेवल पे छोटी छोटी इंडस्ट्रियों को स्टैब्लिश करने में या कोई छोटा काम को स्टैब्लिश करने में लोगों की हेल्प कर रहे हैं लोन के थ्रू। तो उसमें आप क्या करेंगे, उन्हें लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो MSME इंडस्ट्री ही और MSME मिनिस्ट्री ही उसको मॉनिटर करेगी और उसी की जो एजेंसी है उसको इंप्लीमेंट कर रही है। ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्रोग्राम है तो तीनों करेक्ट है। ऑप्शन है आपका डी। ठीक है। सो थैंक यू सो मच।